तो अब तक जो हमने अमृत वचन बोले हैं वो वो आप अनरिकॉर्डेड है। नहीं उसके लिए अलग था। नहीं ठीक है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ यार। दरअसल मेरा लालच अपने वचनों के लिए था, उनमें कंटेंट उतना है नहीं, तो मुझे लगा आई शुड। जरूर जरूर बोलिए। जी सर, सीधे प्रश्नों की तरफ अब मैं आता हूँ। प्रश्न तो कई सारे बनते हैं, ठीक लेकिन है। चूंकि आधुनिकता और कला पर बात हो रही है, तो एक एक करके मैंने कुछ तीन चार बिंदु जिन पर मैं बातचीत कला के संदर्भ में करना जी चाहता हूँ। जी। आधुनिकता की जो बात हुई, दैट एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेक्ट इंडिविजुअलिटी और सिंगुलैरिटी है। करेक्ट। जो व्यक्ति अपनी अद्वितीयता तलाशता है, यूनिकनेस तलाशता है, मॉडर्निटी उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहती है। तो क्या ये भी एक कारण रहा है, या इसका कैसा संबंध बनता है कि कला भी इन बीते वर्षों में, जब से आधुनिक मनुष्य धीमे धीमे गढ़ना चालू हुआ है, कला एक मोटे तौर पर स्टैंडर्ड होती जा रही है। पहली चीज, जिसमें मैं उन कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लेखकों की बात नहीं कर रहा जो अपना अलग सृजन कर रहे हैं, लेकिन एट लार्ज पीपल आर ट्राइंग टू इमिटेट समथिंग स्टैंडर्ड। कोई फॉर्मूला अगर फिट हो जाए तो उस हिसाब से फिल्म बना सकते हैं या कविताएं लिख सकते हैं। मैं जिस उम्र का कवि हूँ, मेरे कई मित्र यार 1-2 का 4-4-2-1 की कविताएं लिखते हैं। तो मेरा ये मानना था कि इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज ये भी हुई है कि जो लोकस ऑफ पावर की बात है, जैसे राज सत्ता के पास फिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं शायद कला में, चाहे वो कॉर्पोरेट आने के कारण या मुझे नहीं पता, लेकिन शायद घरानों के समय से रहा हो, लेकिन कला में भी एक लोकस ऑफ पावर जगह जगह बटा रहता है, विच लीड्स टू स्टैंडर्डाइजेशन। सो व्हाट इज द रिलेशन, हाउ एन आर्टिस्ट और अ पर्सन शुड लुक एट दीज थ्री थिंग्स? शुड का तो मैं जवाब दे नहीं सकता, मुझे मालूम है दुनिया को कैसे चलाया जाता है, लेकिन मैं कुछ चीजें बताता हूँ। एक तो आपने जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कही, वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक मोटे तौर पे आपको दो तीन चीजों की बात करता हूँ। एक जो ये होते थे ना, ये महमूद फारूकी क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, दास्तान गोई। हमारे यहाँ दास्तान गोई 18वीं शताब्दी में आ गई थी। 18वीं शताब्दी में ऑलरेडी दास्तान गोई भारत में थी। हम उससे फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन अभी दास्तान गोई में 19वीं शताब्दी से बल्कि पहले ही आ गई है, और पहले आ गई। मैं कहा अकबर के समय में आ गई। वो आई कहाँ से ये पता नहीं है। अभी बहुत सारे लोग कहते ईरान से आई, कोई कहते किसी ने अलग अलग सोर्सेज बताए, लेकिन हमारे यहाँ आ गई, ये सच है। आप दास्तान गोई के पुराने ग्रंथ देखिए और अभी के देखिए, और ये मैं शमशुर रहमान फारूकी के प्रमाण से बोल रहा हूं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। और दास्तान गोई में भारत में आने के बाद उसमें नए नए विस्तार हो गए, नई नई चीजें जुड़ गई, नए नए किस्से आ गए और जुड़ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में, बल्कि एशिया के तमाम देशों में यह सामर्थ्य है कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं होने देते। अब आप दास्तान गोई में ऐसा क्यों हो सका, इसके लिए चलिए पीछे। और अब महाभारत, कथा सरित सागर, रामायण, इनका कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट हमारे पास नहीं है जिसको आप कहें कि यही महाभारत, यही रामायण है। एक भी टेक्स्ट नहीं है। हम जैसे ही हमने किया क्या कि भारत में ये बिल्कुल इस सभ्यता के भीतर बिली हुई थी ये समझ कि हम स्टैंडर्डाइजेशन अगर होता है इनका, तो हमारी अपनी सृजनशीलता उसमें प्रभावित होगी। आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक कन्नड़ रामायण है, उसका अनंत मूर्ति एक किस्सा बताते थे, और ये के रामानुजन ने अपनी किताब में भी लिखा है। कन्नड़ रामायण में सीता राम से कह रही हैं कि वनवास तुम जा रहे हो, हमको भी ले चलो। और राम मना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रामायण में ऐसा किस्सा है। तो उनका बार बार कहती है सीता कि भाई मुझे ले चलो। वो बार बार राम कहते नहीं नहीं,
तुम क्या करोगी? और वो सारा कहते, उसमें राम एक तरह से लंबे रास्ते से सीता का सौंदर्य वर्णन भी कर, तुम इतनी सुकुमार हो, फला हो, कहाँ हो, तुम कैसे जाओगी वहां। ये काव्य युक्तियां होती हैं, हम जो पोएट्स हैं बड़े चतुर सुजान होते हैं, कोई कहीं से ले आते हैं अपना रास्ता। तो अंत में जब उनके पास कोई तर्क नहीं चलता, तो सीता कहती है, भाई हर रामायण में जाती है सीता, तो हमको कैसे मिली चलोगे? यानी ये एक रामायण की ऐसी सीता है जिसने बाकी रामायण पर रखी है। तो आप इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो कवि है, जो ये वाली रामायण लिखी आप परफॉर्म कर रहा है, उसने अपनी तरफ से लगा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसकी ट्रूथ वैल्यू वाल्मीकि के रामायण से कम है। ये परंपरा में स्वीकृत नहीं था, नहीं होता था, आज भी नहीं है, ब्रॉडली तो नहीं है। अब भारत में जो सबसे डेंजरस मूवमेंट है, जिससे ये सभ्यता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पूरी तरह आधुनिक, सारी व्याधियां, बीमारियां उसको लग जाएंगी, वो हमारे महाकाव्यों का स्टैंडर्डाइजेशन है। हम ये कहना शुरू करेंगे कि नहीं, दास्तान गोई तो यही है, रामायण तो यही है। अब एक और सुनिए आप बढ़त, तो आपकी सिंगुलैरिटी की बात कैसे परंपरा इसको तोड़ती रही। ये तमाम दुनिया में मिले, स्टैंडर्डाइजेशन होने नहीं दिया है अपने महाकाव्यों का इस परंपरा ने, इन परंपराओं ने। एक नहीं है, कई परंपराएं, और ये लोक कथा है, ये आसपास ही चलती है हम लोगों के। होशंगाबाद के आसपास किसी ने सुनी थी, रिकॉर्ड की, फिर वो मैंने पढ़ी। किस्सा ये है कि राम, ये जो युधिष्ठिर, ये वनवास में है ना, सारे 5 पांडव हैं और द्रौपदी हैं, तो जा रहे हैं, भूख लगी है बहुत, तो एक फल लगाए पेड़ पे, सिर्फ एक फल है और कुछ नहीं उस पेड़ पे। तो द्रौपदी कहती है इनसे, भीम से, कि वो फल चाहिए। तो भीम हमेशा बहुत, भीम का अगर आप चरित्र पढ़े, बड़ा ट्रेजिक सा है। तो भीम को हमेशा शक होता रहता है कि द्रौपदी उससे प्रेम करती भी है कि नहीं। तो बेचारा बहुत मेहनत करता है कि फाइनली वो जीत ले उनका हृदय। तो द्रौपदी कहती है सबसे पहले भीम जाके तोड़ देते। जैसे ही तोड़ते हैं वो कृष्ण प्रकट हो जाते। तो जैसे ही कृष्ण प्रकट होते हैं, और ये कहानी सुन रहे हैं अपन, ना, कृष्ण आ गए, तो कृष्ण कहते तुमने बहुत गलत किया, भयानक रूप से गलती कर दी तुमने। कहने क्यों? कहने इस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है, वो तपस्या कर रहा है और वो निराहार है, खाना नहीं खाया उसने, व्रत चल रहा है उसका। उसने ये तय कर रखा था कि वो व्रत इसी फल से तोड़ेगा। अब वो है नहीं, अब वो वापस आ रहा है, वो नहाने गया हुआ है। तो दोबारा अगर ये पेड़ पर नहीं लगा तो फिर तुमको श्राप दे देगा, तुम तो फिर जंगल में ही रहना है तुम्हें। तुम्हें कमाल हो गया, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम लोग अपनी अंतरतम इच्छा बोलो तो ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा साहब, सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा मैं चाहता हूं युद्ध न हो। तो हवा में आ गया। तो फिर उसने कहा कि, अर्जुन ने कहा कि, नहीं, भीम ने कहा हमारी इच्छा ये है कि वो दुर्योधन की जांग तोड़ दूं। तो और ऊपर आ गया। फिर अर्जुन ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं कर्ण के हृदय है उसको छेद दूं अपने तीर से, और ऊपर आ गया। फिर नकुल सहदेव की बारी आई, तो उन्होंने कहा हमारी तो इच्छा है अपने भाइयों की सेवा करें, और ऊपर चला गया। अब बस लगने को ही है, मतलब वो डंठल है और फल है, उसके बीच में थोड़ी सी दूरी, 1 इंच की। फिर द्रौपदी से पूछा, अच्छा ये ख्याल रखिए, खैर अभी आता है वो। तो द्रौपदी से कृष्ण ने पूछा कि हाँ तुम बताओ,
तो द्रौपदी ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने 5 पतियों को समान रूप से प्रेम करूं। तो जो फल ऊपर लगा फड़ा से नीचे आ गया। तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी से कि देखो तुम मेरी सखा हो, तुम मेरी दोस्त हो। देखिए आपको यूरोप के साहित्य में द्रौपदी और कृष्ण जैसा संबंध नहीं मिलेगा। हम लोग आज तक तमाम फिल्में देखिए जो बुरी बुरी बनती हैं, उनमें होता तो कॉमन सेंस ही है ना समाज का। वो कहते साहब लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ऐसे वाक्य होते। आप देखिए वो कृष्ण और द्रौपदी की दोस्ती है, सखा है वो। कहेंगे तुम मेरी दोस्त हो, ये तो सब शागिर्द हैं, तुम दोस्त हो, एक मौका तुम्हें और। लेकिन ये ख्याल रखना कि बस एक ही है, अब नहीं मिलेगा। अब निर्भय हो के जो है सो कह डालो। अब द्रौपदी सोच में पड़ती है और वो कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि कर्ण से भी मेरा विवाह हो, और फड़क से आके फल लग जाता है। ये कहानी गांव में लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। ये नहीं कि सब स्वीकृत करते होंगे, सवाल जवाब होते होंगे, झगड़े होते होंगे शायद, लेकिन सुनाई जाती और रिकॉर्डेड है। तो महाभारत की ही एक कहानी है। अगर आप इसमें एक मूर्ख प्रश्न उठा देंगे, अरे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि आप स्टैंडर्डाइज कर देंगे महाभारत को। एक कवि को या एक कहानी सुनाने वाले को अधिकार है कि वो इस तरह रास्ता भी ले ले। ये अधिकार कम से कम होता गया है भारत की सभ्यता में। हमने इसको कम से कम किया है, और आधार हमने क्या बताया है कि हम विकृति कर रहे। विकृति, वेद में विकृति शब्द सृजन के लिए विकृति ही कहा जाता है। जो विकार नहीं है वो सृजन नहीं है। अगर प्रकृति जो है, आपने अगर प्रकृति जो है तो क्रिएट करो ही मत, ठीक है, अपना पेड़ देखते रहो। आपने चित्र बनाया कि विकृति, उसको विकृति कहते हैं। तो विकृति तो मूल है सृजन का, इसलिए विकृति। ये भारत के समाज में सिंगुलैरिटी को स्टेट या जो भी पावर्स हैं वो दांव पे लगाते हैं, और उसको कलाएं बार बार खींच के लाती हैं। कम से कम हमारे फोक ट्रेडिशन में, देशी परंपराओं में ये होता रहा। अब कम हो गया है, क्योंकि समाज धीरे धीरे इसका समर्थन कम कर रहा है। मोबाइल टेलीफोन ने जो भयानक रूप से नष्ट किया है हमारी, उसको, उसके पूरी डाटा तो हम लोग इकट्ठा करते नहीं। हम एक ऐसे समाज है जिसमें कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं होते। हम लोग सब अनुमान पे काम करते हैं। अनुमान एकमात्र प्रमाण है। हम बौद्ध हैं इस दृष्टि से, वो प्रमाण बहुत अनुमान को मानते हैं। तो अनुमान पे चलता है, हम डाटा इकट्ठे हमने किया होता तो हमको पता होता कि अब गांव में भी ऐसे लोग हो गए होंगे जो कह रहे होंगे इस बेवकूफ ने जो एक महाभारत बनाई थी जिसका नाम B.R. चोपड़ा था, जो इतनी घटिया थी कि उसको अवमानना थी महाभारत की, जिसमें लोग सिक्के फेंकते थे, जो लोगों की अवमानना थी। यह रामायण बनाई थी उस बेवकूफ ने इतनी वैसे ही बुरी। तो एनीवे वो उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश थी। कंबन रामायण पढ़िए, सरला रामायण पढ़िए, अलग है, वाल्मीकि से अलग है। अरे खुद तुलसीदास की रामायण अलग है। उसमें क्या है तुलसीदास की रामायण में ये कि जब राम जा रहे हैं जंगल में, तो सीता उनसे कहती है कि भाई तुम शस्त्र लेके क्यों जा रहे हो, अगर शस्त्र ले जाओगे तो युद्ध होके रहेगा। ये 300 साल, 2-3 हजार साल बाद, 2500 साल बाद बोरखेस की एक कहानी में आता है कि अगर शस्त्र हैं तो लड़ाई होके रहेगी, होती है। एनीवे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे, अच्छा, जो आपने पावर के सेंटर्स की बात की इन दी आर्ट फील्ड, आर्ट फील्ड में, वो बाजार है। ऐसा है कि चित्रकला में कुछ लोग चित्र बनाते हैं, और कुछ लोग चित्र इसलिए बनाते हैं कि वो अपनी एक तरह की कला की और अपनी सिंगुलैरिटी, अद्वितीयता को व्यक्त करते हैं। बाकी स्वीकृति के लिखते हैं, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। बुरे लेखक का ये लक्षण है कि वो पाठकों की संख्या गिनता है।
और मैं बहुत अंदर से कह रहा हूँ, मुझे बहुत लोग पढ़ते हैं, मतलब आप ये मत कहिए कि हम कोई फ्रस्ट्रेट हो गया, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड। 15-17 भाषाओं में हमारे अनुवाद होते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, तो चिट्ठी फिट्ठी लिखते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं लिखा। चिट्ठियां लिखता हूं अपने दोस्तों के लिए, चिट्ठी लिखता हूं, किसी के लिए, लेकिन मैं जो लिखता हूं अन्यों के लिए होता है, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि लेखक ऐसा ही होता है। तब जब आप स्वीकृति के लिए लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस पावर के अधीन आ जाते हैं जो स्वीकृति करवाता है। एक बार मुझसे गुलजार ने कहा, हम लोगों को साथ कविताएं पढ़ना थी, तो गुलजार ने लिटरली मुझसे यही कहा कि उदयन, कविताएं तो तुम लोग लिखते हो, हम तो जो कर रहे हैं वो इट इज फॉर द मार्केट। खुद ही सेड इट हिमसेल्फ। सच्ची बात है। अगर गुलजार की गाना जो उसने फिल्म के लिए लिखा है वो लोकप्रिय ना हो तो अगली फिल्म नहीं मिलने वाली है उसको। ये जो स्वीकृति का साहित्य होता है तो उसमें फिर आप समझौते करते हैं। क्या आप उन मान्यताओं को प्रश्नांकित नहीं करते जिनका आपको अनुभव हो रहा है कि प्रश्नांकित करना चाहिए? उस तरह के फॉर्म्स क्रिएट नहीं करते, आकार क्रिएट नहीं करते, रूपाकार नहीं बनाते जिनसे आपको डर लगता है कि कहीं ये लोग अस्वीकृत ना कर दें। तो स्वीकृति का एक तरह का, आप स्वीकृति को इंटरनाइज करते हैं, यानी कला के कॉमन सेंस को आप अंदर रख लेते हैं और उसके अनुकूल आप लिखने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताऊं, जब सैमुअल बेकेट का पहला नाटक हुआ, जो बड़ा नाटक था, वेटिंग फॉर गोडो हो रहा था, तो ऑडिटोरियम में 2 लोग थे देखने वाले, उसमें एक सैमुअल बेकेट थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये नहीं कहा कि अरे मैं बदल देता हूं। हमको अक्सर लोग, एक बार आकाशवाणी में हमसे किसी ने कहा, कोई कहा जो साहब ये शब्द बदल दो, मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं बदल पाऊंगा। आप लेखक हैं तो आपको बदल पाना चाहिए। मैं नहीं, लेखक हैं इसीलिए नहीं बदल पाना चाहिए। उनका मतलब यह है कि लेखक हैं तो कुछ भी लिख दो। हर शब्द के शेड अलग होते हैं, पर्यायवाची नहीं होते। कविताओं में, कहानियों में पर्यायवाची नहीं हो सकते। जहां मुरलीधर शब्द लिखा है वहां कृष्ण नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कृष्ण अर्थ का कॉनोटेशन डेथ है और मुरलीधर का संगीत है। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आपको साहित्य पढ़ना आता नहीं है, सीखिए। आप नहीं, पर्यायवाची साहित्य में नहीं होते, बातचीत में होते हैं।